नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्पेशल एजुकेशन की कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपको मॉक टेस्ट 1 यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि आपका जो भी टैट हमारा है या कमीशन हमारा है, वो आसानी से निकल जाए। तो ये जो वीडियो है, ये टैट और कमीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जेबीटी और टीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप टैट और कमीशन में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप सभी का टेस्ट इस बार निकल जाए। तो ड्रीम नौकरी अध्ययन आपका ऐसे ही साथ निभाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डीबी तक होना चाहिए? तो किसके अनुसार पूछा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि हमारे पास आरसीआई के उससे पूछा गया है कि कितना हमारे पास कितने डीबी होना चाहिए जो बाधिर व्यक्ति हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अधिगम अक्षमता का शब्द किसने किया था? ब्ल्यूअर ने किया था, सैमुअल ए क्रिक ने किया था, माइकल डेल ने किया था, अन्नी शार्प ने किया था। तो हमारे पास सही आंसर क्या है? मैनुअल ए क्रिक ने किया था। और ये लास्ट टाइम ये पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो हमारे पास जो साइन लैंग्वेज है, उनके जो नेशनल संस्थान है हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है? तो बच्चे इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में स्थित है वो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आरआरटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आरआरटीसी का पूर्ण रूप क्या है? रिहैबिलिटेशन रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर है, रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है, या रिहैबिलिटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है। तो बताइए आप क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, इसका यहाँ पे सही आंसर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास? 5 कि ऑडियोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कि ऑडियोमीटर जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? श्रवण परीक्षण के लिए, दृष्टि परीक्षण के लिए, वाणी परीक्षण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। जो डी ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी बच्चे को स्कूल बैग पैक करने में समस्या आ रही है तो वो निम्न में से किस समस्या से ग्रसित है? तो आपको ये बताना है। डिस्पेक्सिया से ग्रसित है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर से है, या डिसलेक्सिया से है, या फिर रेट्स डिसऑर्डर से है? तो आपको बताना है कौन सा वाला इसका सही आंसर रहने वाला है। तो बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है कि जहाँ केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? इंक्लूसिव स्कूल बोलते हैं, स्पेशल स्कूल बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल बोलते हैं, या फिर चिल्ड्रन होम बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल स्कूल उसको बोला जाता है। तो कान के किस भाग के ऑर्गन ऑफ कार्टी पाई जाती है? किस भाग में ऑर्गन ऑफ कार्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया। इनर और आउटर ईयर में, इन आउटर ईयर में, या इन मिडल ईयर में, या इन इनर ईयर में, और या फिर नन ऑफ दीज, है ना? तो इसमें से पूछा गया कि कान के जो बाह्य भाग होता है, मध्य भाग होता है, अंत भाग होता है, इनमें से किस में पाया जाता है? इन मिडल ईयर, इसका मतलब ये है ना? जो इन है तो उसका क्या में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों ने बताना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही रहने वाला है। स्नेलन चार्ट का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे जनरल पेपर हो चाहे स्पेशल पेपर हो। ये क्या जो हमारे पास मेडिकल टर्म है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या आपके पास यहाँ भी पूछा जा रहा है। ये नीट वगैरह में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसको जनरली, कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि नीट के पेपर में पूछा गया है। और जो हमारे पास जितने मेडिकल फील्ड के पेपर होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बनता रहता है। तो स्नेल चार्ट का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या रहने वाला है? हर्बन स्नेलन। तो इनके नाम से ही इनका नाम पड़ा गया है ना। और कब क्या? 1862 में। आपको ये सन जरूर याद रखना है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या है ना? इसका हमें प्रमुख उद्देश्य इसमें बताना है
कि क्या होता है, क्या डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का क्या उद्देश्य होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सभी छात्रों को एक समान पाठ पढ़ाना, शिक्षण सामग्री के छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित करना, सभी छात्रों को विशेष शिक्षा देना, केवल होशियार छात्रों को फ़ायदा पहुँचाना। तो इसका सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है कि अस्थि विकलांग बालकों को राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है ना? जो हमारे पास के लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल पेपर में, टैट में, कमीशन में, केवीएस में, अभी मैं उसमें देख रहा था ये चंडीगढ़ में, ये सब जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, एडीएचडी का। तो अटेंशन डिफिशिट द हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या ऑटिज्म डिफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, या ऑटिस्टिक डिफिशिट हैंडीकैप डिसऑर्डर है, या फिर ऑडियोमीटर ड्रिलिंग हियरिंग डिसऑर्डर है। तो आपको क्या बताना है, इसका सही आंसर क्या है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा स्वालीनता के लक्षण है? स्वालीनता का लक्षण बताना है। देखो अभी ये ना लास्ट टाइम भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये इसके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे जो मिलते-जुलते क्वेश्चन थे, जो हमारे पास टैट का एग्जाम हुआ था एचपी टैट में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेम ही ऐसा क्वेश्चन शायद बना था वहाँ पे, कमजोर समाजीकरण है, कमजोर संचार है, रूढ़िबद्ध व्यवहार है, या ये सभी के सभी इसका आंसर है। तो आप लोगों के बताना है। तो बच्चे देखो पिछली बार मैंने सिर्फ इसके पीडीएफ भेजे थे, जिन्होंने पढ़े थे, तो मुझे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मिले थे एग्जाम सेंटर में, तो उन्होंने बोला कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। और ऐसे ही इस बार मैंने इसको वीडियो में भी लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, और जो भी मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो मेरे ग्रुप से जुड़े रहें। उसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स डालता रहता हूँ और बीच-बीच एमसीक्यूज़ वगैरह भी पूछता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास क्या सही आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी क्या है, इसके स्वालीनता के लक्षण हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कार्यात्मक पाठ्यक्रम किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है? फंक्शनल करिकुलम किन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है? श्रवणबाधित बच्चों के लिए है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए है, या फिर अस्थिर अक्षम बच्चों के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर रहने वाला है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन यहाँ पर। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंदर दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? विशेष शिक्षा बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं, एकीकृत शिक्षा बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे रहने वाला है। उसको इंटीग्रेटेड शिक्षा बोलते हैं, एकीकृत शिक्षा बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समावेशन का मुख्य बिंदु क्या है? समावेशन का मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या है? इंक्लूजन का पूछा गया है कि व्हाट इज मतलब मेन पॉइंट ऑफ इंक्लूजन। तो मुख्य धारा है, आवश्यकता है, सुगमता है, या समानता है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। तो मुख्य धारा इसका सही आंसर आने वाला है। इक्वालिटी भी आ सकती है, लेकिन मुख्य धारा, अगर इन दोनों में अगर बात की जाए तो मुख्य धारा इसका क्या ज़्यादा सटीक आंसर बैठता है, जो हमारे पास एक एग्जाम में पूछा गया तो वहाँ पे। तो दोनों में से किसको, मुख्य धारा को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी गई थी, तो आपको भी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, स्थानीय स्तर की समिति किस अधिगम में शामिल है? तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में है, एनटी एक्ट में है, आरसीआई एक्ट में है, या इनमें से किसी में नहीं है? तो स्थानीय स्तर यानी कि लोकल लेवल जो कमेटी होती है वो इनमें में से किस में है? तो यहाँ पे जो एनटी एक्ट जो हमारा है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो 1999 है, तो उसके ये लोकल लेवल कमेटी को यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहता है, भारतीय लूनासी अधिनियम कब बनाया गया है ना? भारतीय लूनासी अधिनियम कब बनाया गया, इस एक्ट को आपने बताना है। तो आप दीजिए अपना आंसर कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 1987, 1912, 2016 और 1992। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है।
मेरे पास क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे बीच में कि लुनासी अधिनियम मतलब में क्या लुनासी है क्या? जब मैं ग्रुप में मैंने एक मॉक डाला था उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लुनासी अधिनियम क्या है। जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, मेंटल इलनेस वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी देखभाल के लिए और उनके संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसको क्या लुनासी अधिनियम के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो उस टाइम पे पागलपन एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता था, पागलपन अधिनियम इसको बोला जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या मेंटल इलनेस या फिर मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए हम बोल सकते हैं ना। तो आई होप कि आप समझे होंगे। जैसे LAD का पूरा नाम क्या है? LAD का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको LAD का पूर्ण रूप यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, लैंग्वेज स्टेबिलिटी डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट है, या लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। आई होप कि आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय अधिनियम 1999 के में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? तो 7 है, 16 है, 4 है, 21 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। पुनर्वास के आयाम पुस्तक किसने के लेखक कौन है ना, किसके द्वारा लिखी गई है पुनर्वास के आयाम? तो आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आप बता देंगे, कमेंट आप जरूर करें अगर आपको पता है। तो डॉक्टर सीताराम पाल है, डॉक्टर कौशल शर्मा है, या निटजेल है, या डॉक्टर RA जोसेफ है। तो डी इसका आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। पुनर्वास के आयाम किसकी है? डॉक्टर RA जोसेफ की है। तो फिर क्वेश्चन मतलब समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? हास्य के समूह में समावेशी शिक्षक, कक्षा की विविधता का जश्न मनाना, या सख्त प्रवेश प्रतिक्रिया का प्रोत्साहित करना, या तथ्यों की व्याख्या करना। तो क्या आपके अनुसार कौन सा सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है? बी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है ना। जश्न मनाना, ये ऐसा मतलब कुछ ऐसा उसमें वर्ड था, बिल्कुल सेम इसको कॉपी किया गया है। तो यस कि जश्न मनाना ऐसा वर्ड था वहाँ पे, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। तो अगर आपसे बन जाए तो क्योंकि क्या होता है, दूसरे जो एग्जाम है उनका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, आपको लगेगा ये गलत है, लेकिन यही इसका सही आंसर है ना। तथ्यों की व्याख्या शामिल इसमें नहीं है, और सख्त प्रवेश प्रतिक्रियाओं को, सख्त की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे किसी को, है ना, स्ट्रिकनेस की तो बात ही नहीं होती। हास्य के समूह से समावेशी इंक्लूसिव टीचर फ्रॉम द ग्रुप, इसकी भी यहाँ पे बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। तो अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या है कहता है कि इसमें से कौन सा मूल्यांकन उपकरण स्व रिपोर्ट पर आधारित है? सेल्फ रिपोर्ट बेस्ड निम्न में से कौन सा है? कार्स है, ISAA है, ADOS है, या ATEC है ना। तो इसका सही आंसर आपने हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है हमारे पास? डी यहाँ पे रहने वाला है। तो डी हमारे पास यहाँ के इसका यहाँ पे सही आंसर है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इसको बोला जाता है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप फुल फॉर्म भी यहाँ पे लगा सकते हैं। किस अधिगम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है? तो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1919 में बात की गई है, विकलांगता का अधिकार अधिनियम 2016 में की गई है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में की गई है, या फिर विकलांगता अधिनियम 1995 में की गई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों अभी हाल ही में जो पिछले वाला हमारे पास चैट हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको याद होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आपने मुझे बताना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? बी यहाँ पे सही आंसर इसका रहने वाला है। माफ कीजिए, थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर हम 25 पर थे। दिव्यांगता के क्षेत्र में IDAA क्या है? कि IDAA यहाँ पे क्या है? AA क्या है जिसको हम IDEA आना था यहाँ पे ना, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है। और जिसको IDEA को हम क्या नॉर्मली हम क्या आइडिया के नाम से जानते हैं ना। नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? हम आइडिया के नाम से जानते हैं, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको पता है। तो अगर मैं इसकी आइडिया की पूर्ण जो इसका रूप की अगर मैं बात करूँ पहले, तो इसका क्या आएगा? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, है ना।
इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इसकी एजुकेशन एक्ट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। और ये हमारे पास इसका सही आंसर, मैंने आपसे पूछा था कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ये किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही आंसर है बी, है ना। ये क्या एक एक्ट था, है ना, ये क्या है, एक एक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या किसके अंतर्गत आती है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, समाज में क्या है अंतःक्रिया नहीं कर पाता तो किसके अंतर्गत आता है। तो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है ये, या फिर डिसकैलकुलिया है, या फिर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, या फिर क्या है डिस्ग्राफिया है। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे द्वारा ऐप में दिए जाते हैं, जिसमें क्या है पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाता है। टॉपिक वाइज जो भी आपके पास वहाँ पे टॉपिक लिखे होते हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, और आपको एक बार में पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने के लिए इधर उधर आपको घूमना नहीं पड़ता। आप उसमें ऐप में जाओ और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, अपने सभी जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको पढ़ सकते हो और आसानी से अपना जो टैट कमीशन है उसको क्लियर कर सकते हो। तो बच्चे बहुत आसान है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। कौन सी विकलांगता इंद्रिय क्षति के अंतर्गत शामिल है, कौन सी विकलांगता इंद्रिय क्षति के अंतर्गत शामिल है, बौद्धिक अक्षमता, श्रवण अक्षमता, या श्रवण बाधिता, मतलब श्रवण बाधिता इसमें लिखा है तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या अधिगम अक्षमता। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हमारे पास क्या है बी इसका सही आंसर है, क्योंकि इंद्री हमारी इंद्री जो हम इसको बोलते हैं, तो सेंसरी इम्पेयरमेंट कौन सा है, तो बी सही रहने वाला है। AAIDD का पूरा नाम क्या है, AAIDD का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया क्या है, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। तो जी हाँ यही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कह रहा है कि यदि कोई बच्चा श्रवण बाधिता, स्वालीनता और बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित है तो उसे कौन सी विकलांगता है। यदि कोई बच्चा श्रवण बाधिता से, स्वालीनता से और बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित है तो उसमें कौन सी विकलांगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमारे पास एक एग्ज़ाम हुआ था बीच में, अभी तो जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ था, जो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम था, तो वहाँ से क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों को कितने पता है इस आंसर के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सभी आंसर इसका सही ही देने वाले हो। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जो नंबर मेरे पास दिया गया है 97363620 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है मिस्टर जॉन, और मैं आपको क्या है कि एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे कुछ अगर जो फ्री नोट्स मैं आपको देता हूँ वो भी मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ या कोई नया हम और मॉक टेस्ट के साथ। तो आज के लिए फिर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।